लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन डिस्कस की थी, उसका डेरिवेशन किया था और उसकी शुरुआत कैसे की थी? उसकी शुरुआत की थी इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ मैटर वेव्स से। मैटर वेव्स में हमने मैक्सवेल्स की वेव इक्वेशन ली थी। मैक्सवेल वेव इक्वेशन डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू 1/u² दिस डेल स्क्वायर साई बाई डेल टी स्क्वायर, जहाँ पे u वेव वेलोसिटी थी। और इसी को आगे प्रोसीड करके और थोड़ी सी मैथमेटिकल मैनिपुलेशन लेके एक वेव फंक्शन माना था साई, ये, और उसका डबल डिफरेंशिएशन करके, ये अब लास्ट लेक्चर में बताया जा चुका है आपको। इस साई एक वेव फंक्शन माना था हमने, प्लेन मोनोक्रोमेटिक वेव का सॉल्यूशन माना था, या प्लेन मोनोक्रोमेटिक वेव को इस तरह के फंक्शन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये आपको समझा दिया गया था। मेरा लास्ट लेक्चर देख लीजिएगा अगर किसी को कुछ डाउट है तो। उसके बाद फिर इस लेक्चर को देखें आप। तो साई हमने प्लेन मोनोक्रोमेटिक वेव ये मान ली थी, उसे डबल डिफ्रेंशिएट कर दिया था पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये आ गया था। फिर ओमेगा का मान लिया था 2 न्यू होता है ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी। न्यू की जगह पे आपने u बाई लेमडा रख दो, क्योंकि u वेव वेलोसिटी है, वेव वेलोसिटी होती है न्यू लेमडा, तो न्यू हो जाएगा u बाई लेमडा। तो w/u निकल लिया यहाँ से, 2 बाई लेमडा गया। और डेल स्क्वायर साई की वैल्यू थी, ये ऊपर लिखी है, मैक्सवेल्स वेव इक्वेशन में थी। यहाँ पे डेल स्क्वायर साई बाई डेल टी स्क्वायर की जो वैल्यू निकाली है वो यहाँ रख दीजिए, वो रख देंगे तो ये आ जाएगा। फिर w/u की वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहाँ रख दीजिए w/u की, तो आपको ये आ जाएगा। इसका मतलब ये आ जाएगा फाइनली। फिर लैम्डा इजकल टू h/mv रख दीजिए, ये जो लैम्डा नीचे है इसकी वैल्यू h/mv h/p रख देंगे। और p क्या होता है? मोमेंटम। mv इस लैम्डा की जगह पे क्या रख दिया? h/p, डी ब्रोगली इक्वेशन से आपको पता है p होता है mv इज इक्वल टू हाफ 1/2m, या p स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर होता है। इसे काइनेटिक एनर्जी में बदलना है, तो इसे काइनेटिक एनर्जी में बदलना है तो हाफ mv स्क्वायर करना है। हाफ mv स्क्वायर करने के लिए आप करिए इसे काइनेटिक एनर्जी में बदलना है, तो हाफ mv स्क्वायर करने के लिए आप इसे करेंगे हाफ mv स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2m, ये हो जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी हो गई mv स्क्वायर यानी k। तो 2m के हो गई, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2m के, तो 2m के हो गया टोटल, ये वाला पूरा टोटल हो गया 2m के, वेयर k इज काइनेटिक एनर्जी। और k होती है काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो 2m की जगह रख दीजिए 2m e माइनस v, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि टोटल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है। ये सब हमारे लास्ट लेक्चर की बातें हैं जो मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। इसे रखने के बाद आपकी ये श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन आ गई थी। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारी हो गई थी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन पे। इसका श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन पे पढ़ते हैं। तो आपको श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन क्या आई थी, जो अभी हमने ड्राइव की थी लास्ट लेक्चर में, टाइम इंडिपेंडेंट, वो आई थी -h/² डिवाइडेड बाई 2m डेल स्क्वायर साई प्लस v साई इक्वल्स e साई।
अगर वन डायमेंशन की बात करें तो आई थी माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m और डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई इज इक्वल टू ई साई। अगर वन डायमेंशन लें तो डेल की वैल्यू जो डेल है उसकी वैल्यू डेल बाई डेल एक्स हो जाएगी। थ्री डायमेंशन में होती है, थ्री डायमेंशन में डेल की क्या वैल्यू होती है, डेल स्क्वायर की। थ्री डायमेंशन में डेल स्क्वायर की वैल्यू होती है डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ओवर डेल जेड स्क्वायर। ये थ्री डायमेंशन में वैल्यू होती है। तो अगर थ्री डायमेंशन में लेंगे तो पूरा डेल स्क्वायर आ जाएगा और वन डायमेंशन लेंगे तो डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारी टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन थी। और इसी तरह से टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन होगी। टाइम इंडिपेंडेंट में क्या होता है, जो पहले ड्राइव कर चुके हैं, इसमें जो हैमिल्टोनियन एच था, हैमिल्टोनियन एच क्या था, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर प्लस वी, ये था। क्योंकि इक्वेशन क्या थी, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m, ये लास्ट लेक्चर में बताया जा चुका है, डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई इक्वल्स ई साई, ये इक्वेशन थी। इसे आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर प्लस वी ब्रैकेट में बंद कर दीजिए और साई इक्वल्स ई साई। तो जो ब्रैकेटेड टर्म थी ये कैपिटल एस थी, हैमिल्टोनियन। ये जो मैंने ऊपर लिखा ये रहा हैमिल्टोनियन, इसलिए ये वाली इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट बन गई थी, एस साई इक्वल्स ई साई, ये बन गई थी एस साई इक्वल्स ई साई। तो इसकी शुरुआत कैसे हमने करी थी, एस साई इक्वल टू ई साई की, हमने इसी वेव फंक्शन से करी थी इससे। तो मैंने आपको बताया टाइम इंडिपेंडेंट पे जो हैमिल्टोनियन एच होता है ये टाइम इंडिपेंडेंट होता है। और एच क्या होता है, एच जो होता है वो एनर्जी का ऑपरेटर होता है। और आपको ये भी बताया था कि ऑपरेटर के बारे में बाद में समझाएंगे, एनर्जी ऑपरेटर। तो अगर ये टाइम इंडिपेंडेंट है, एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है एच, और टाइम इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब एनर्जी कांस्टेंट बनी हुई है सिस्टम की, क्योंकि ये टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है एच। जब एच कांस्टेंट है, टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा, इट मीन्स टाइम इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब सिस्टम क्या है, आइसोलेटेड। इसका मतलब सिस्टम आइसोलेटेड है। इसका मतलब टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन जो भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की है वो आइसोलेटेड सिस्टम्स के लिए एग्जिस्ट करेगी। और टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन क्या थी, एस साई इक्वल्स ई साई आई थी। यहाँ पे साई टाइम डिपेंडेंट हो सकता है बेटा, लेकिन एच क्या होगा, टाइम इंडिपेंडेंट। एच है टाइम इंडिपेंडेंट, ऑल्दो टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन में भी साई टाइम डिपेंडेंट हो सकता है, क्योंकि जो वेव फंक्शन है वो टाइम के हिसाब से बदलेगा। लेकिन सिस्टम क्योंकि आइसोलेटेड है उसकी एनर्जी बदलेगी नहीं, इसलिए एच होगा टाइम इंडिपेंडेंट। अब असली नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, मतलब नेक्स्ट लेक्चर आज का टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं आज के लेक्चर के, और हम डिस्कस करना चाहते हैं टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। तो आपको पता लगी गया होगा टाइम डिपेंडेंट का मतलब हैमिल्टोनियन जो होगा, हैमिल्टोनियन क्या था, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर, वन डायमेंशन में डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस v। ये जो होगा ये टाइम डिपेंडेंट होगा, हैमिल्टोनियन टाइम डिपेंडेंट होगा। तो यानी कि सिस्टम की एनर्जी समय के हिसाब से बदल सकती है। सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो इसे सिस्टम को अफेक्ट कर रहे हैं, वाय कारक, वाय एक्सटर्नल एक्सटर्नल फैक्टर्स
जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो सिस्टम को अफेक्ट कर सकते हैं, यानी बाह्य कारक से इन्फ्लुएंस है सिस्टम। अगर बाह्य कारक उसे प्रभावित कर रहे हैं सिस्टम को, बाह्य कारक, तो कौन सी इक्वेशन यूज़ होगी? टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यूज़ होगी। तो मेरे नोट्स में जो मैंने बातें बताई वो बढ़ा लीजिएगा। जैसे मैंने टाइम इंडिपेंडेंट के बारे में जो बताई है, वो टाइम इंडिपेंडेंट पे लाइन बढ़ा सकते हैं आप इस तरह से। अब टाइम डिपेंडेंट के बारे में जो बात बताई है वो टाइम डिपेंडेंट में बढ़ा सकते हैं कि एच जो होगा टाइम डिपेंडेंट होगा। इसका मतलब सिस्टम की एनर्जी वेरी कर सकती है टाइम के हिसाब से। तो इसे टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन को प्रोसीड करते हैं। और आपको पता है किसी भी प्लेन मोनोक्रोमेटिक वेव की इक्वेशन यानी वेव का सॉल्यूशन या वेव इस वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट की जा सकती है साई से। कोई भी चीज़ है साई, उससे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये क्यों रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये लास्ट लेक्चर में मैंने समझा दिया था आपको। और आपको ये भी पता है ई एच न्यू होता है, और 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, 2 पाई से डिवाइड कर दो, तो एच की जगह पे एच क्रॉस आ गया, एच क्रॉस आ गया। और 2 पाई न्यू ओमेगा होता है। यहाँ पे एच क्रॉस ध्यान रखिएगा, एच क्रॉस होता है एच बाई 2 पाई। मैं पहले बता चुका हूँ आपको। तो 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 पाई से डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे जो एच था इसके स्थान पे से एच क्रॉस में बदल दिया, एच के स्थान पे एच क्रॉस बदल दिया। और जब एच क्रॉस बदल दिया तो 2 पाई न्यू तो होता है 2 पाई न्यू होता है ओमेगा है। न्यू लीनियर फ्रिक्वेंसी है, रेखीय आवृत्ति है। ओमेगा है एंगुलर फ्रिक्वेंसी, कोणीय आवृत्ति। तो 2 पाई टाइम्स न्यू होता है एंगुलर फ्रिक्वेंसी, कोणीय आवृत्ति। तो ये हो जाएगा एच क्रॉस ओमेगा, इसलिए ओमेगा आ जाएगा ई बाई एच क्रॉस। क्यों? क्योंकि इस ई की वैल्यू क्या आ गई? एच क्रॉस ओमेगा आ गई। इससे ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई? ई बाई एच क्रॉस आ गई। तो ये ओमेगा की वैल्यू यहाँ रख देंगे। इसी तरह से आपको पता है लैम्डा डी ब्रोगली इक्वेशन से एच बाई पी होता है। फिर 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, 2 पाई से डिवाइड कर दो, तो 2 पाई एच क्रॉस बाई पी हो जाएगा। और आपको पता है के 2 पाई बाई लैम्डा होता है। टू पाई बाई लैम्डा, तो लैम्डा की वाली वैल्यू यहाँ रख दो, तो पी बाई एच क्रॉस आ जाएगा। फिर ये वाली के की वैल्यू यहाँ रख दो, और ओमेगा की वैल्यू यहाँ रखी दी थी। ये जब रख दोगे तो साई की वैल्यू आ जाएगी ए ई टू द पावर माइनस आई बाई एच क्रॉस, ये आ गई ए ई टू द पावर माइनस आई बाई एच क्रॉस ई टी माइनस पी एक्स। इसे 2 बार पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स। 2 बार पार्शियल डिफ्रेंशिएट, पहले एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिए, फिर दोबारा करिए, तो ये आ जाएगा। राइट हैंड साइड में इनफैक्ट, राइट हैंड साइड में क्या आएगा? इनफैक्ट ये नहीं आएगा, ये पूरी चीज़ आएगी, इसकी जगह पे ये आएगा यहाँ पे। तो इसे हम फिर से सही लिख देंगे। हमारी पूरी चीज़ कौन सी आएगी राइट हैंड साइड में? हमारी पूरी चीज़ ये आएगी राइट हैंड साइड में। किसकी जगह पे? इसकी जगह पे। तो हम इसे फिर से साई लिख देंगे इसे, क्योंकि साई की वैल्यू है। इसी तरह से इस साई को 1 टाइम पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये आ जाएगा। उसके बाद आप सीधा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देंगे। टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर टी काइनेटिक एनर्जी है, टी इज़ काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, और यह है स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, और ई टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसे इस इक्वेशन को साई से ऑपरेट कर दीजिए, राइट साइड से साई लगा दीजिए। यहाँ पे साई लगा दीजिए, टी के बाद साई लगा दीजिए, वी के बाद साई लगा दीजिए, तो ये आ जाएगी इक्वेशन। हमने इस इक्वेशन को राइट साइड से साई से ऑपरेट कर दिया। ऑपरेटिंग दिस इक्वेशन फ्रॉम राइट विद साई, तो हम लिख दिया ऑपरेटिंग दिस इक्वेशन फ्रॉम राइट
राइट मीन्स राइट हैंड साइड, राइट विद साई। तो ये आ गया दिस वन। टी काइनेटिक एनर्जी थी, और आपको पता है काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है, तो ये पी स्क्वायर बाई 2m हो जाएगी, क्योंकि टी इज हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2m इंटू एम स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा। इसे पी स्क्वायर लिख दो, एम स्क्वायर वी स्क्वायर को, तो हो जाएगा पी स्क्वायर बाई 2m। तो काइनेटिक एनर्जी होती है पी स्क्वायर बाई 2m। तो यहाँ पे जो टी थी वो पी स्क्वायर बाई 2m लिख दी यहाँ पे हमने। तो ये आ गया ई साई। अब हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई ई साई इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m साई प्लस वी साई। यदि पी स्क्वायर साई की वैल्यू यहाँ पे है और ई साई की वैल्यू यहाँ पर है, तो ई साई की वैल्यू यहाँ रख दीजिए और पी स्क्वायर साई की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। पी स्क्वायर साई ये रहा, पी स्क्वायर साई यहाँ रख दीजिए। ई साई ये है, ई साई की वैल्यू यहाँ रख दीजिए इससे निकाल के। जैसे ही इन इक्वेशन से ई साई और पी स्क्वायर साई की वैल्यू आप इस बार नीचे वाली इक्वेशन में रखेंगे तो आपका ये आ जाएगा। एंड दिस इज नोन एज टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ये वन डायमेंशन में है। दिस इज वन डायमेंशनल 1D टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। अच्छा, कभी कभी श्रोडिंगर की स्पेलिंग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ई भी लगा देते हैं। इनफैक्ट ई ही होता है इसके नाम में। जब ओ लगाते हैं तो ओ के ऊपर 2 डॉट लगाते हैं ऐसे, जैसे श्रोडिंगर लिखना है SCHRO श्रो, तो ओ के ऊपर 2 डॉट लगे होते हैं कायदे से। ये इसकी नाम है श्रोडिंगर का, श्रोडिंगर, इरविन श्रोडिंगर इसका नाम था पूरा। तो श्रोडिंगर है, इसके बारे में आप नेट पर सर्च कर सकते हैं। इरविन श्रोडिंगर, इसने 1926 में इक्वेशन दी थी इरविन श्रोडिंगर ने। और हाँ, इसकी स्पेलिंग अगर लिखनी है और अगर बिंदी हटानी तो ई भी लगा देते हैं, श्रोइडिंजर कर देते हैं। जैसे इसकी लिख देते हैं स्पेलिंग, यहाँ पर मैं नीचे लिख देता हूँ SCHROE, ऐसे भी लिख देते हैं कई बार, DINGER, श्रोइडिंजर इक्वेशन ऐसे भी लिख देते हैं। तो कैसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से सही है। ओ के साथ भी लिख सकते हैं और ओ के बाद ई लगा के भी लिख सकते हैं। तो ये टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन आ गई 1 डायमेंशन में। अब हम बात करें 3 डायमेंशन की, क्योंकि टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन तो हमने सीधे 3 डायमेंशन में निकाल दी थी। उसमें डेल स्क्वायर आ रहा था, टर्म डेल स्क्वायर यूज़ किया था हमने, वो डेल स्क्वायर 3 डायमेंशन था। तो इसे 3 डायमेंशन में अगर निकालना है तो आप ये देखिए, जो हमने वेव फंक्शन माना है यहाँ पे, हमने माना है ET माइनस PX। ये 1 डायमेंशन का फंक्शन है क्योंकि PX आ रहा है, और इनफैक्ट ये PX नहीं है, दिस इज इनफैक्ट PX इंटू एक्स। दिस PX इज, क्योंकि टोटल मोमेंटम जो है इसका PX, इसे ही हमने P मान लिया है। हमने मान लिया है कि टोटल मोमेंटम जो है एक्स एक्सिस के अलोंग ही काम कर रहा है, इसलिए हमने PX के स्थान पे P लिख दिया है सीधा। अगर 3 डायमेंशनल केस लेंगे तो हो सकता है मोमेंटम का एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस में हो, PX हो, दूसरा PY हो, तीसरा PZ हो। इस वाले केस में हमने माना था कि टोटल मोमेंटम भी एक्स एक्सिस के अलोंग है, इसलिए PX लिखा, टोटल से P कह दिया। अगर 3 डायमेंशन की बात करते हैं तो ये जो टर्म है ये इनफैक्ट आती है P.R, और P क्या है यहाँ पे, वेक्टर P है, PXI प्लस PYJ, ये P छोटा बना दीजिए, प्लस PZK, ये तो P है। और R, व्हाट इज R? R है XI प्लस YJ प्लस ZK, ये R है। तो अगर हम
जैसे सपोज केवल वन डायमेंशन लें तो आर क्या होगा, एक्स एक्सेस के अलॉन्ग हो जाएगा, यानी आर क्या होगा, केवल एक्स आई होगा। और पी को भी वन डायमेंशन अलॉन्ग ले तो पी क्या हो जाएगा, टोटल पी एक्स आई हो जाएगा। पी वाई पी जेड कंपोनेंट जीरो हो जाएंगे और आर के वाई और जेड कंपोनेंट जीरो हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, जब पी डॉट आर लेंगे हम वन डायमेंशनल केस में, जब पी डॉट आर लेंगे तो इनफैक्ट ये आ जाएगा पी एक्स आई डॉट एक्स आई, और आई डॉट आई आपको पता है वन होता है, इसलिए पी एक्स इंटू एक्स हो जाएगा। तो ये वन डायमेंशन में हो जाएगा। लेकिन अगर हम थ्री डायमेंशन की बात करें तो पी डॉट आर क्या हो जाएगा, थ्री डायमेंशन में पी डॉट आर हो जाएगा पी एक्स एक्स प्लस पी वाई वाई प्लस पी जेड जेड, जैसा भी नीचे दिखा रखा है, मैं दिखा देता हूँ। ये थ्री डायमेंशन की बात करें तो थ्री डायमेंशन में देखो, ये जो पी एक्स एक्स था, यहाँ पे पी एक्स एक्स प्लस पी वाई वाई प्लस पी जेड जेड हो जाएगा। अब इसे बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। हमने दो बार पार्शियली डिफरेंशिएट किया था विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा है, दो बार एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था और दो बार और एक बार टी के रेस्पेक्ट में किया था। इसी तरह से इस इक्वेशन को भी दो बार एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, दो बार वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, दो बार जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे और वंस करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टी। तो नीचे कर रखा है, ये देखो कर रखा है यहाँ पे। इस इक्वेशन को दो बार एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया, दो बार वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया। इसी तरह से दो बार जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो बिल्कुल सिमिलर टर्म आ जाएगी, एक्स की जगह वाई आ गया था, वाई की जगह जेड हो जाएगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वाई हो गया था, वहीं वहीं जेड हो जाएगा। इन तीनों को ऐड कर दीजिए तो आपको दिख रहा है पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर राइट साइड पे आ जाएगा, डिवाइडेड बाई एच क्रॉस स्क्वायर आ जाएगा, सही आ जाएगा राइट साइड में तो आ जाएगा। और लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डेल जेड स्क्वायर, यानी डेल स्क्वायर साई आ जाएगा। और आपको पता है पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर होगा टोटल मोड पी, क्योंकि पी क्या था, वेक्टर पी था, पी एक्स आई प्लस पी वाई जे प्लस पी जेड के, ये था। और आपको पता है कि जब कोई वेक्टर इस तरह से होता है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड पी क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड होता है उसका। इसका भी स्क्वायर कर दो तो ये आ जाएगा। तो हमने यहाँ लिख दिया पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई प्लस पी जेड स्क्वायर के स्थान पर पी स्क्वायर लिख दिया। अब बिल्कुल जैसा अभी ऊपर प्रोसीड किया था, कैसे किया था, ई इजिकल टू टी प्लस वी से, ई इजिकल टू टी प्लस वी और टी के स्थान पर पी स्क्वायर बाई टू एम रख दिया था, पी स्क्वायर बाई टू एम प्लस वी, फिर साई से ऑपरेट कर दिया था तो आ गया था ई साई इजिकल टू पी स्क्वायर बाई टू एम साई प्लस वी साई, साई से ही लगा दिया था सब जगह। फिर पी स्क्वायर साई की वैल्यू और वी साई की वैल्यू रख दी थी इक्वेशन से, तो इक्वेशन आपकी फाइनली आ जाएगी, ये आ जाएगी इक्वेशन की वैल्यू। और यही थ्री डायमेंशन टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है। और पहले जैसे बताया था मैंने, ये लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हैमिल्टोनियन कहलाती है, एनर्जी ऑपरेटर कहलाती है। अब इसके अगले टॉपिक पे आते हैं। आपके इसके अगले टॉपिक पे आते हैं, वेव फंक्शन पे। तो हमने टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ ली है।
आपने देखा कि टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन आ रही थी, एस आई इज इक्वल टू ई साई। टाइम इंडिपेंडेंट, इसमें हैमिल्टोनियन टाइम इंडिपेंडेंट था, और टाइम डिपेंडेंट में क्या था, एस आई इज इक्वल टू क्या रहा था, आई एच क्रॉस डेल साई ओवर डेल टी, ये आ रहा था। तो ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 1 तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन थी, और नीचे वाली इक्वेशन 2 टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन थी। टाइम इंडिपेंडेंट एंड टाइम डिपेंडेंट। और यहाँ पे h क्या था आपको पता है, h यहाँ पे था माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर प्लस v, ये h था हैमिल्टोनियन, एंड दिस वाज नोन एज हैमिल्टोनियन। हैमिल्टोनियन कहलाता था। यहाँ तक हम कर चुके हैं। तो इसमें इन इक्वेशंस में ये कहाँ से हमने ड्राइव करी थी, शुरुआत कहाँ से हुई थी इसकी, मैक्सवेल्स इक्वेशंस, जो उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए मैक्सवेल ने इक्वेशन लिखी थी। तो मैक्सवेल इक्वेशन को लेके हमने मैटर वेव को कंसीडर करके मैक्सवेल इक्वेशन में ये टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन ड्राइव कर ली थी। अब इसमें जो साई आ रहा है, ये साई, ये एस आई इजकल टू ई साई इजकल टू आई इजकल टू डेल साई बाई डेल टी, ये जो साई है ये साई वेव फंक्शन कहलाता है। ये ऊपर लिखा है वेव फंक्शन। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं, साई क्या होता है और साई कहाँ से आया। तो जिस तरह से आपकी लाइट वेव होती है, और लाइट वेव में क्या होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, और मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। तो जिस तरह से लाइट वेव से इलेक्ट्रिक वेक्टर ई रिलेटेड है, साउंड वेव में प्रेशर होता है, प्रेशर डिफरेंस होता है। तो साउंड चलती है, इसका मतलब साउंड की जैसे हमें आवाज़ आती है, इसका मतलब प्रेशर डिफरेंस है। मैं जैसे बोल रहा हूँ तो मेरे बोलने से आपके जो पर्दे हैं कान के वो वाइब्रेट कर रहे हैं, और आपको आवाज़ कैसे आ रही है, क्योंकि उन पर कभी कम प्रेशर पड़ रहा है, कभी ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। आप उस प्रेशर डिफरेंस को रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, और उस प्रेशर डिफरेंस को रिकॉग्नाइज़ करके आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं। तो जिस तरह से इलेक्ट्रिक वेक्टर लाइट वेव से रिलेटेड है, प्रेशर डिफरेंस साउंड वेव से रिलेटेड है, इसी तरह से साई डी ब्रोगली वेव से रिलेटेड है। साई की स्पेलिंग PSI होती है, लेकिन उसे बोला जाता है SI साई, P साइलेंट होता है यहाँ पे। तो साई ग्रीक लेटर है, आपको ग्रीक लेटर भी पता होंगे, सारे अधिकतर साइंस में जो सिंबल होते हैं सब ग्रीक लेटर भी होते हैं, अल्फा बीटा गामा साई पाई फाई एटसेट्रा। तो ग्रीक लेटर है। यहाँ पे जो साई है ये वेव फंक्शन कहलाता है। साई जो डिपेंड करता है वो स्पेस पे डिपेंड करता है और टाइम पे। यानी साई जो बदलेगा, साई की वैल्यू कैसे बदलेगी, अगर स्पेस के कोऑर्डिनेट बदल जाएं और टाइम बदल जाए तो साई बदल सकता है। और स्पेस कौन डिफाइन करता है, एक्स वाई जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, निर्देशांक। तो साई जनरली किसका फंक्शन होता है, तो साई जनरली इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी। साई ऐसे लिखते हैं, इनफैक्ट थोड़ा सा ऐसा बन गया, एक्स वाई जेड एंड टी। एक्स वाई जेड को कंबाइंडली एक साथ लिखना चाहो तो आर लिख दो, तो साई इज द फंक्शन ऑफ आर एंड टी। ठीक है, तो इसीलिए लिख दिया साई इज जनरली अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी, या कह सकते हैं आर टी। साई इज अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। साई जो है कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। क्यों, आपको ध्यान है आपने साई क्या लिया था,
साई आपने लिया था, क्या माना था हमने साई? ई टू पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस के एक्स, इस तरह का माना था ना कुछ। या इसे माइनस अंदर ले लो, अगर यहाँ प्लस लगाओगे तो माइनस अंदर ले लो, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस ओमेगा टी हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा ई टू पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी, इस तरह से। यानी कि ई टू पावर आई थीटा की फॉर्म है इनफैक्ट, वेयर थीटा इज द ब्रैकेटेड टर्म, ब्रैकेट में जो है थीटा मान लो सपोज। और ई टू पावर आई थीटा आपको पता है क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। और ये क्या हो गया, ये हो गया ए प्लस आई बी की फॉर्म। और ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जनरली साई इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। वैसे भी हर नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। जैसे आप कहें 1, तो 1 इज 1 प्लस 0 टाइम्स आई, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इट कैन बी रिटन इन अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ऐसा किसी भी को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकते हो। साई एंड साई इज ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, मैंने लिख रखा है, एनलार्ज करके दिखा देता हूँ, ये लिख रखा है, एंड इज अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। अब आपने हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ रखा है, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ रखा है। और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि देयर इज ऑलवेज एन अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन। किसी भी पार्टिकल की, ये हमेशा बहुत सूक्ष्म स्तर पर बातें कर रहे हैं हम, हमेशा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। तो किसी भी सूक्ष्म पार्टिकल के लिए डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन when multiplied by uncertainty in momentum, it is always greater than or equal to h by 4 pi। ये हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है, यानी देयर इज ऑलवेज एन अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन जीरो कब होगी, जब अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इनफाइनाइट हो जाएगी। सो डेल्टा एक्स will be 0 when delta p becomes infinite, क्योंकि तभी तो 0 एंड इन्फिनिटी क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स है h अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा पी, ये है। तो डेल्टा पी को इन्फाइनाइट होना पड़ेगा, जो कि हो नहीं सकता। इससे देयर इज ऑलवेज एन अनसर्टेनिटी इन द मोमेंट, इन द मेजरमेंट ऑफ द पोजीशन। हमेशा किसी भी पार्टिकल की पोजीशन जब भी आप नापेंगे उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी जरूर होगी, ऑल्दो दिस अनसर्टेनिटी इज एट वेरी स्मॉल लेवल। ये h के ऑर्डर की है अनसर्टेनिटी, और h आपको पता है 6.62 इंटू 10⁻³ के ऑर्डर का होता है। तो अनसर्टेनिटी बहुत छोटी सी है। तो अगर क्रिकेट बॉल की बात करें, फुटबॉल की बात करें, ट्रक की बात करें, जीप की बात करें, तो उसमें ये अनसर्टेनिटी नेग्लिजिबल है, आप कहीं भी काउंट नहीं कर सकते उसके साइज़ के हिसाब से। लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो उसके साइज़ के हिसाब से इस अनसर्टेनिटी को आपको कंसीडर करना पड़ेगा। इसलिए देयर इज़ ऑलवेज एन अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ अ माइन्यूट पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन। तो पार्टिकल की पोजीशन तो आप 100% सही बता नहीं सकते, हमेशा अनसर्टेनिटी होगी। तो इसका मतलब क्या कर सकते हैं, हम केवल एक प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं पार्टिकल की, कि पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी इस पॉइंट पे। क्योंकि हम 100% नहीं कह सकते कि पार्टिकल यहाँ होगा या यहाँ होगा या यहाँ होगा, क्योंकि हमेशा अनसर्टेनिटी, जब भी हम उसकी पोजीशन नापेंगे देयर इज ऑलवेज एन अनसर्टेनिटी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डेल्टा एक्स हो जाएगी। तो हम पिन पॉइंटेड नहीं बता सकते कभी पार्टिकल को। तो जब पार्टिकल को पिन पॉइंटेड नहीं बता सकते, तो इसका मतलब किसी अगर पिन पॉइंट पे पार्टिकल को बताना है तो हम उसका प्रोबेबिलिटी कहेंगे कि यहाँ पे पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता इतनी होगी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो हमेशा प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे।
फिक्स नहीं बात कर सकते कि पार्टिकल इस जगह होगा पिन पॉइंटेड। तो जब प्रोबेबिलिटी होगा तो जो साई होगा वो भी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड होना चाहिए। और आपको पता है साई जो है कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, इसमें इमेजिनरी टर्म आती है। इमेजिनरी काल्पनिक टर्म इमेजिनरी टर्म आती है। तो और पार्टिकल क्या होता है? रियल। पार्टिकल तो अगर पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है तो वास्तविक पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन वास्तव में होता है, रियल होता है। तो किसी भी इमेजिनरी चीज़ को हम रियल से कैसे रिलेट कर सकते हैं? साई को हम पहले एक रियल बनाएंगे, तब हम उसे पार्टिकल की वैल्यू से रिलेट करेंगे किसी से। और आपको पता है साई को हमें प्रोबेबिलिटी से रिलेट करना है, तो हम मॉड ऑफ साई स्क्वायर लेंगे, क्योंकि जैसे साई, सपोज साई इज इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी है साई, तो मॉड ऑफ साई क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आप कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी पढ़ चुके हैं, क्योंकि मॉड ऑफ साई स्क्वायर कर लीजिए तो हो जाता है साई इंटू साई स्टार हो जाता है। मॉड ऑफ साई स्टार क्या होगा? मॉड ऑफ साई स्टार होगा साई इंटू साई स्टार। इसका मतलब ए प्लस आई बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस आई बी। तो जब इनकी टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस आई ए बी आ जाएगा, फिर माइनस आई ए बी आ जाएगा, फिर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो प्लस आई ए बी से माइनस आई ए बी कट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, तो ये आ जाता है। यानी ये रियल क्वांटिटी आ गई। तो अब पार्टिकल भी रियल है और मॉड ऑफ साई स्क्वायर भी रियल है। इसका स्क्वायर, मॉड ऑफ साई स्क्वायर में इसका स्क्वायर। तो इसलिए मॉड ऑफ साई स्क्वायर को हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से रिलेट करते हैं, प्रोबेबिलिटी से रिलेट करते हैं। और किससे करते हैं? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या चीज़ हो गई? ये नई चीज़ आ गई। तो जैसे पार्टिकल इस लाइन के अलोंग है, सपोज यहाँ चल रहा है पार्टिकल, यहाँ चल रहा है, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल पर यूनिट लेंथ, अगर पार्टिकल इज रेस्ट्रिक्टेड टू मूव ओनली अलोंग दिस लेंथ, ओनली अलोंग दिस लाइन, तो प्रोबेबिलिटी पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता प्रति एकांक लंबाई में पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता जो होगी वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी। अगर पार्टिकल 2 डायमेंशन एरिया में बनता है, ये 2 डायमेंशन एरिया में पार्टिकल यहाँ से कहीं भी मूव कर सकता है इस एरिया में, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल पर यूनिट एरिया। यहाँ पर यूनिट लेंथ थी, यहाँ पे पर यूनिट एरिया। प्रायिकता पार्टिकल के कण के पाए जाने की प्रायिकता प्रति एकांक क्षेत्रफल में। अगर 3 डायमेंशन की बात करें, हम सपोज 3 डायमेंशन लेते हैं, ये हमने 3 डायमेंशन लिया। पार्टिकल सपोज इस बॉक्स के अंदर कहीं भी हो सकता है, तब 3 डायमेंशन हो गया। ये एक्स हो गया, ये सपोज वाई हो गया, और यहाँ जेड हो गया। 3 डायमेंशन, तो पार्टिकल 3 डायमेंशनली कहीं भी मूव कर सकता है। देन द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी विल बी प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम। प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम ये हो जाएगी। और किसी अगर पर्टिकुलर वॉल्यूम में प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो पर यूनिट वॉल्यूम वाली क्वांटिटी को उस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। सपोज यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन डीवी वॉल्यूम, सो जस्ट मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम बाई डीवी, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम है ना प्रति एकांक आयतन में, और डीवी आयतन में एकांक आयतन वाली चीज़ को डीवी से मल्टीप्लाई कर। तो मॉड ऑफ साई स्क्वायर जो है प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम हो गया एक तरह से। तो इनफैक्ट दिस इज प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहते हैं। 3 डायमेंशन हो गया। तो प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू इसकी होगी
जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट किसके प्रोपोर्शनल होती है, ई स्क्वायर के। तो जब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, डी टाउ वॉल्यूम एलिमेंट, जैसे मैं डी वी लिया था, अगर डी वी की जगह वॉल्यूम एलिमेंट डी टाउ ले लें, डी टाउ, हमें पता नहीं टाउ कौन सा स्पेस है, टाउ 1 डायमेंशन भी हो सकता है, 2 डायमेंशन भी हो सकता है, 3 डायमेंशन भी हो सकता है, डी टाउ की वैल्यू डी एक्स भी वहाँ हो सकती है, डी टाउ की वैल्यू डी एक्स इंटू डी वाई भी हो सकती है, और डी टाउ की वैल्यू डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड भी हो सकती है, यानी 1 डायमेंशन भी हो सकती है डी एक्स भी हो सकती है, 2 डायमेंशन डी एक्स इंटू डी वाई भी हो सकती है, और 3 डायमेंशन डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड भी हो सकती है। तो डी टाउ को स्पेस है सपोज, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी थी क्या थी, प्रोबेबिलिटी पर यूनिट स्पेस, और डी टाउ स्पेस में प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मॉड ऑफ साइज का मल्टीप्लाइड बाई डी टाउ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई डी टाउ, और टोटल प्रोबेबिलिटी उसे इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू होल वॉल्यूम, ये आ गया मॉड ऑफ साइज स्क्वायर डी टाउ को इंटीग्रेट कर दीजिए, तो टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई। वेव जहाँ पे क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है वेव फंक्शन, इसलिए वेव फंक्शन की वैल्यू यहाँ लिखा है, वेव फंक्शन की वैल्यू जहाँ पे लार्ज होगी वहाँ पे पार्टिकल इज़ लाइकली टू बी, मतलब प्रोबेबिलिटी पार्टिकल की जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ वेव फंक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी, या जहाँ पे वेव फंक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी वहाँ पे पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता ज़्यादा होगी, और दूसरी जगह से वो एंड वाइस वर्सा का भी, मीनिंग इसका उल्टा भी सही, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी कम होगी वहाँ पे पाए जाने की प्रायिकता भी कम होगी। और ये वेव फंक्शन जो है, ये पॉइंट पढ़ रहा हूँ मैं, ये वाला पॉइंट पढ़ रहा हूँ मैं, ये वाला, ये जो वेव फंक्शन है ये पार्टिकल का पूरा क्वांटम मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन इससे हम ऑब्टेन कर सकते हैं। वी कैन obtain the behavior and quantum mechanical description of the particle with the help of wave function। wave function से पूरा फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर पार्टिकल कहीं भी स्पेस में है, इफ द पार्टिकल रियली एग्जिस्ट, सपोज एक इलेक्ट्रॉन है वो कहीं ना कहीं है पूरे स्पेस में, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक स्पेस में वो कहीं ना कहीं तो होगा, अगर पार्टिकल रियली एग्जिस्ट करता है तो। सपोज जैसे आप हैं और आपको कोई ढूंढता है पूरे यूनिवर्स में, द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू इन फाइंडिंग होल ऑफ द यूनिवर्स कैसे निकालेंगे, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक आपकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, और वो हमेशा 1 आएगी, क्योंकि आप हमेशा यूनिवर्स में कहीं ना कहीं होंगे। तो इसीलिए अगर पार्टिकल कहीं ना कहीं यूनिवर्स में है तो उसकी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी यानी कि ये हमेशा 1 आएगी। और पार्टिकल अगर एग्जिस्ट नहीं करता, है ही नहीं पार्टिकल उस तरह का कोई, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 0। अब आते हैं वेव फंक्शन जो है, वेव फंक्शन के बारे में आपको बता दिया। वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल कब होगा, कब वो सही होगा, कब आप कहेंगे कि ये वेव फंक्शन सही है, पार्टिकल के साथ इसे एसोसिएटेड मान सकते हैं। तो देयर आर सर्टेन कंडीशंस, कुछ अवस्थाएं ऐसी हैं जिन्हें वेव फंक्शन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी वो एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन होगा। तो ये लिखा है कंडीशन सेटिस्फाइड बाई वेव फंक्शन, यानी एन एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन मस्ट सेटिस्फाई दी फॉलोइंग कंडीशंस। एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन की ये निम्न कंडीशंस होनी चाहिए जिन्हें वो सेटिस्फाई करेगा। नंबर 1, नॉर्मलाइजेशन। एक टर्म है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का मीनिंग वही है जो अभी मैंने ऊपर बताया था। देखो ऊपर क्या बताया था, ये रहा, ये बताया था, इफ पार्टिकल रियली एग्जिस्ट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन होल ऑफ द यूनिवर्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी शुड बी 1। यही नॉर्मलाइजेशन है। तो ये लिखा है द वेव फंक्शन मस्ट बी नॉर्मलाइज्ड, लिखा है सिंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इफ इट एग्जिस्ट
in the whole space is unity, we have minus infinity to infinity probability, minus infinity to infinity, this should be 1. Here one thing should be noted that mod of psi square जो है, mod of psi square को मैंने आपको बताया भी था अभी थोड़ी देर पहले, साई स्टार साई भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, यानी कि पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता पूरे स्पेस में अगर वो एग्जिस्ट करता है तो 1 होगी। इसी को नॉर्मलाइजेशन कहते हैं, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन कहते हैं इसे। सो दिस इज नोन एज नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। साई शुड बी सिंगल वैल्यूड। साई क्या था, साई शुड बी नॉर्मलाइज, पहला था साई शुड बी नॉर्मलाइज, वेव फंक्शन शुड बी नॉर्मलाइज। दूसरी कंडीशन कौन सी थी, वेव फंक्शन शुड बी सिंगल वैल्यूड, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे वेव फंक्शन साई की सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, एक ही वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी इस पॉइंट पे पार्टिकल है तो इससे हम वेव फंक्शन साई 1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे वेव फंक्शन साई 2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं, साई 1 साई 2 नहीं होगी, केवल एक वेव फंक्शन होगा, या तो साई 1 होगा या साई 2 होगा, या साई 1 इक्वल टू साई 2 होंगे। तो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट द वेव फंक्शन शुड हैव सिंगल वैल्यू। अगर किसी एक पॉइंट पे साई की 1 या 2 से ज़्यादा वैल्यू हैं तो उस पॉइंट पे पाई जाने की प्रायिकता जो होगी वो भी पार्टिकल की 2 हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि पार्टिकल की पाई जाने की प्रायिकता क्या है, प्रोबेबिलिटी। ये रही, यहाँ से मैं थोड़ा सा नीचे करके दिखा देता हूँ, ये है प्रोबेबिलिटी। द प्रोबेबिलिटी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हटा दो अभी, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, मॉड ऑफ साई स्क्वायर डी टाउ का इंटीग्रेशन। तो अगर साई की वैल्यू एक पॉइंट पे 2 हैं तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू भी 2 आएंगी। एक तो आएगी पी मॉड ऑफ साई 1 स्क्वायर डी टाउ, और अगर उसी पॉइंट पे साई की दूसरी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो ये P1 थी तो P2 आ जाएगी, P2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ साई 2 स्क्वायर डी टाउ। ऐसा नहीं हो सकता, एक पॉइंट पे पार्टिकल की पाए जाने की प्रायिकता की वैल्यू अलग अलग नहीं हो सकती। सिंगल अगर पिन पॉइंट है, सिंगल पिन पॉइंट है, मैंने बहुत बड़ा बना रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, तो इस पर पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता एक ही होगी, केवल एक वैल्यू होगी, और वो केवल तभी पॉसिबल है जब वेव फंक्शन की एक ही वैल्यू हो। तो एक पॉइंट पे वेव फंक्शन की केवल एक वैल्यू होगी, क्योंकि मोर देन वन वैल्यू ऑफ द वेव फंक्शन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट गिव्स द मोर देन वन वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। वैल्यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी, एक से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी की वैल्यू देगी जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। तीसरी चीज़ क्या है जो वेव फंक्शन को सेटिस्फाई करना चाहिए, दैट इज वेव फंक्शन शुड बी फाइनाइट। साई जो है रिलेटेड है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल से इन स्पेस में। इट्स इनफाइनाइट वैल्यू विल करस्पॉन्ड टू द इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी। साई जो है क्या दे रहा है, साई से हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी, और साई की अगर फाइनाइट वैल्यू हो तो प्रोबेबिलिटी की भी फाइनाइट वैल्यू होगी, और साई अगर इनफाइनाइट हो जाता है तो प्रोबेबिलिटी की भी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। इसीलिए साई शुड हैव ऑलवेज हैव द फाइनाइट वैल्यूज। मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है साई की, वो जरूर 0 हो सकती है, मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है साई की, क्योंकि ये हो सकता है कि पार्टिकल हो ही ना उस स्पेस में। सपोज एक स्पेस है, ये स्पेस है माइनस, और ये 0 to x, 0 to y, 0 to z और 0 to z, और मॉड ऑफ साई स्क्वायर dx dy और dz, मान ली इस तरह का स्पेस। ये मैंने लिखा है, क्या लिखा है, मॉड ऑफ साई स्क्वायर, ये 3 इंटीग्रेशन लगा दिया, एक तो x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, 0 के रेस्पेक्ट में, मॉड ऑफ साई स्क्वायर dx dy और dz। तो अगर ये था एक की क्यूब था सपोज, और इसकी ये वाली साइड x थी और ये वाली साइड y थी, और ये वाली साइड क्या थी,
z थी। तो इसके अंदर पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ये 0 भी हो सकती है, हो सकता है पार्टिकल इस क्यूब के अंदर ना हो। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी कैन बी 0। चौथी जो कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए वेव फंक्शन को, वो सेटिस्फाई करनी चाहिए कि वेव फंक्शन जो होना चाहिए कंटिन्यूस होना चाहिए, कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, और इसका पहला डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव भी कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। डेरिवेटिव मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन, अगर एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसका मतलब क्या है, जो मैंने हेडिंग लिखी है, द वेव फंक्शन शुड बी कॉन्टीन्यूस विद कॉन्टीन्यूस फर्स्ट डेरिवेटिव। इसका मतलब साई जो होना चाहिए कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, साई कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, साई क्या होना चाहिए, कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव डेल साई बाई डेल एक्स, या आप डी साई बाई डी एक्स भी कह सकते हैं, ये भी कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। तो हमें पता है कि जो श्रोडिंगर की इक्वेशन थी, जो अभी हमने टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस पढ़ी हैं, उनमें एक टर्म आती है डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर। आपका था ना माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई इक्वल्स ई साई, और ये टाइम इंडिपेंडेंट थी, और टाइम डिपेंडेंट में ये इस चीज़ इक्वल हो जाती थी आई एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी, ये हो जाती थी। तो ऊपर वाली टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है, नीचे वाली टाइम डिपेंडेंट है। तो देखो इसमें डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर टर्म आ रही है। तो हमें पता है कि श्रोडिंगर इक्वेशन में डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स ये टर्म आती है। इस इक्वेशन की वैलिडिटी के लिए ये डेल स्क्वायर बाई डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर हर जगह फाइनाइट होनी चाहिए, और इसके हर जगह फाइनाइट होने के लिए कंडीशन है कि डेल साई बाई डेल एक्स कॉन्टीन्यूस होना चाहिए हर जगह, यानी डिसकंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए इसमें। डिसकंटिन्यूटी मीन्स जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और डेल साई बाई डेल एक्स की वैल्यू आप प्लॉट कर रहे हैं ऐसे करके, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू सपोज एक्स की कोई वैल्यू आ गई ए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्स 0 से ए तक के लिए तो यहाँ आ गया, ये साई का प्लॉट कर रहा हूँ मैं, डेल साई बाई डेल एक्स, सपोज ये प्लॉट कर रहा हूँ मैं डेल साई डिवाइडेड बाई डेल एक्स, तो ऐसा प्लॉट चल रहा है, ये आ गया है, और इसके बाद ऊपर से शुरू हो गया ऐसे, ये भी डेल साई बाई डेल एक्स का प्लॉट है। तो ये देखो बीच में डिसकंटिन्यू एट एक्स इज टू है, डिसकंटिन्यूटी आ गई। वेव फंक्शन ऐसा नहीं था, ये था वेव फंक्शन डेल साई बाई डेल एक्स ऐसे चल रहा है, और यहाँ पे इसका डिसकंटिन्यूटी हो गई, और फिर ये यहाँ से शुरू हो गया, तो बीच में ब्रेक आ गया सेम वैल्यू के लिए। कौन सी वैल्यू थी, वो ये थी एक्स इज टू ए के लिए। ये नहीं होना चाहिए, ये हमेशा कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। ये अगर ऐसे जा रहा है तो यहाँ होना चाहिए लगातार, जुड़ा हुआ होना चाहिए ऐसा कॉन्टीन्यूस। तो क्या है, ये डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर श्रोडिंगर इक्वेशन की वैलिडिटी के लिए हर जगह फाइनाइट होना चाहिए, और इसके फाइनाइट होने के लिए डेल साई बाई डेल एक्स हर जगह कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, और डेल साई बाई डेल एक्स कॉन्टीन्यूस तभी होगा जब साई कॉन्टीन्यूस होगा बाउंड्रीज के अक्रॉस। ये मैंने बाउंड्री दिखाई दी ना एक्स इज टू ए पे। तो ये सब था वेव फंक्शन के बारे में। श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन डिस्कस हो गई है, और वेव फंक्शन को बता दिया गया है, वेव फंक्शन का फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको समझा दिया गया है, और वेव फंक्शन कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ये भी आपको समझा दिया गया है। इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं।